बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से दिलीप के प्लेटफॉर्म से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे। आज के लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। इसके अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर कल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेस कर रहा है बेटा आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस की हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया है। आज हमने उसके अंदर ये देखना है कि हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके उनके आंसर्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक्स की वेरिएबल की वैल्यूज किस तरह हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आज फैक्टराइजेशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम लोगों ने, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो उसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके अंदर फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं जिनमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, जो फैक्टराइजेशन के बगैर ही हो जाएंगे। 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पर पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन का जो एक मेथड है उसे डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने के बाद उसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो बेटा देखिएगा जरा, ये साइड पर आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। 3x² इज इक्वल टू 6x। तो पहले हम देखें इसे कि इसे किस तरह सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्लास 10th और बोर्ड है आपके पास एजे के बोर्ड। ठीक है बेटा, चलें भाई, अब हमने देखना है कि ये जो क्वेश्चंस गिवन हैं इनमें से हमने करना क्या है। एक स्टेप याद रखना है, एक मेन जो हमारा एम होगा वो होगा वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, ये काम हम लोग 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। अब यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे बेटा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3x² इज इक्वल टू 6x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3x² इज इक्वल टू 6x। चलें बेटा, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3x² इज इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले बेटा जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आपके पास, हमारा जो एक पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि सभी की सभी वेरिएबल वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज इक्वेशन के साइन के एक तरफ, इक्वल के साइन के एक तरफ, और बाकी सभी जो टर्म्स होंगी वो हम लोग शिफ्ट करेंगे। फिर तो ये 3x² तो पहले ही बेटा इस साइड पर है, तो हम इसे तो तंग नहीं करेंगे, इसकी जगह वो जो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 6x है ये अपनी जगह पर नहीं है, तो इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब 6x है जो, ये एक कंप्लीट टर्म है, तो फिर इसका साइन चेंज करेंगे दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए। 6x बेटा यहां पर प्लस का था, उस तरफ चला गया, तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस के अंदर चेंज हो गया। तो देखिएगा जरा, अब हमने इससे x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो 9th क्लास में हमने देखा था कि सॉल्यूशन निकालते वक्त हम कहते थे कि इक्वेशन में देख लेना है कोई कॉमन चीज तो नहीं है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ चले जाते थे हम लोग। जब हम देखते थे कुछ कॉमन है तो उसे कॉमन ले लेते थे। तो कॉमन किस तरह लेना है बेटा, कॉमन हम दो टर्म्स में से या दो से ज्यादा टर्म में से तब लेते हैं जब आपके पास दोनों टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स हैं। तो हर चीज जो दोनों के अंदर पाई जाए, हर एक चीज हम कॉमन ले सकते हैं जो दोनों टर्म्स के अंदर, या फिर आप ये कह लें कि जितनी भी टर्म्स हैं वो मौजूद होगी, जो कॉमन चीज हम उसे लेंगे। तो देखिए जरा बेटा, यहां पर है आपके पास 3x², लेकिन यहां पर देखें बेटा 3 है, यहां पर बिल्कुल है। किस तरह, 6 को अगर हम ब्रेक डाउन करें इसके फैक्टर्स के अंदर तो क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 के अंदर भी है जो वो 3 है ना। नेक्स्ट देखिए x², x की मतलब पावर 2, इट मींस कि यहां पर 2x हैं। ठीक है, और साथ में जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर कितने x हैं, 1x हैं। तो यहां पर भी एक मजीद कॉन्सेप्ट है कि जब आपने कॉमन ले रहे होना है तो याद रखिएगा कम वैल्यू को कॉमन लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से x² को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो x² है ही नहीं, तो हम कहां से x² को कॉमन ले सकते हैं, कब यहां पर हम कैसे फिर एक और x पूरा करेंगे, नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जब कॉमन ले रहे होंगे तो वो चीज कॉमन लेनी है जो दोनों में हो और जो कम हो। ठीक है बेटा,
चले भाई 3 भी बेटा दोनों के अंदर है, ये 2 x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो एक x दोनों में है, लेकिन यहां पर x की पावर 2 नहीं है, एक x दोनों में है, तो एक x ही कॉमन आएगा, x की पावर 2 कॉमन नहीं आएगा। कॉमन लीजिए बेटा, 3 भी कॉमन और साथ में एक x भी कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, चले भाई बाकी क्या बचेगा बेटा, 3 यहां से बाहर कॉमन आ गया, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 कॉमन आ गई, तो क्या बचा, x की पावर 1 यहां पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। साथ में साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। साथ में देखिए बेटा हमने लिया 3 कॉमन, यहां पर टोटल क्या था 6, फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास 2। x यहां पर एक ही था तो वो कॉमन आ गया। बेटा याद रखिएगा जब टर्म आप कोई भी कॉमन लेते हैं ना, जब कंप्लीट टर्म कॉमन आ जाए तो हम उसकी जगह पे 1 प्लेस करेंगे। क्या प्लेस करेंगे, 1। अब x मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, तो x की जगह पे जब 1 प्लेस करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, क्यों x बाहर कॉमन ले लिया, x की जगह पे 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। अब एक कॉन्सेप्ट देखिएगा यहां पर बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि ये जो 4 है इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाइए कि इसका जो आंसर है वो 0 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कौन सा नंबर है, 0। 0 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसके साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब क्या हुआ फिर कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर 0 आ रहा हो तो यह बात बेटा कंफर्म है कि उन दोनों में से एक ना एक टर्म है जो वो 0 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों टर्म्स है जो वो कोई कांस्टेंट वैल्यूज हो, फॉर एग्जांपल 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। तो याद रखना बेटा जब भी मल्टीप्लाई हो रही हो दो वैल्यूज, आंसर 0 आ रहा हो तो समझ जाना है कि एक वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। तो देखिएगा जरा, 3x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन है, तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां तो फिर ये 0 है, यहां तो फिर ये वाली टर्म 0 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। तो हम ऐसा करते हैं 3x इक्वल टू 0 कर लेते हैं और साथ में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को ही 0 के इक्वल हम रख देंगे। ठीक है बेटा, अब चाहिए हमें x, तो x हम एक तरफ रखेंगे, बाकी जितनी भी टर्म्स है हमारी उन्हें सबको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। तो देखिएगा जरा बेटा, हमें चाहिए x, ये 3 नहीं चाहिए। अब ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक कंप्लीट टर्म है, ये 3 है जो इस टर्म का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है 3, पूरी टर्म नहीं है, कंप्लीट टर्म नहीं है, बल्कि 3 इसका एक पार्ट है। तो मैंने कहा था जब एक पार्ट शिफ्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, साइन नहीं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई भी चीज को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है बेटा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा जरा बेटा, यहां पर हमें क्या चाहिए, x, ये जो 2 है ये माइनस प्लस का साइन मैंने बताया था कि आ जाए तो एक टर्म अलग हो जाती है, एक टर्म कंप्लीट होने के बाद एक साइन आता है, तो माइनस का साइन आया है, मतलब ये x वाली टर्म अलग है, 2 वाली टर्म एक अलग टर्म है, तो -2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2। तो हमारे पास बेटा 2 आंसर आ चुके हैं। तो याद रखिएगा जब एक से ज्यादा आंसर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, फिर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। एक आपके पास इसका आंसर 0 है और एक आपके पास इसका आंसर 2 है। अब एक और मेथड हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं पता चल सकता, लेकिन ये है कि एक कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जामिनर है जो वो एमसीक्यूज दे रहा है कि एक इक्वेशन है उसकी डिग्री है जो वो 3 है, तो आप बताएं कि इसके आंसर्स कितने आएंगे, इसके रूट्स कितने होंगे। तो हम क्या कहेंगे, फिर आंसर कितने होंगे, सोल्व करेंगे वहां पर? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसको सोल्व करने के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा, तो एमसीक्यूज के अंदर इतना लेंथी नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्यों एमसीक्यूज के अंदर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि याद रखिएगा
एक इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके हमेशा उतने ही आंसर होंगे, जितनी हाईएस्ट पावर है उसके उतने ही आंसर होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन की, ये देखें जरा, क्या है 2, तो बेटा इसके आंसर कितने आए 2। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो 3 आंसर आएंगे, 4 होगी बेटा पावर तो वो 4 उसकी ये आंसर्स आएंगे, जितनी पावर उतने आंसर्स। ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना है, आपको एमसीक्यूज में या फिर एंट्री टेस्ट के लेवल के अंदर भी मदद देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा नेक्स्ट पार्ट है 12x² इज इक्वल टू -7x। पार्ट नंबर 2, 12x² इज इक्वल टू -7x। तो इसके अंदर देखिएगा बेटा सेम स्टेप्स पर जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर भी हमने क्या करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उन्हीं स्टेप्स के ऊपर। तो पहला सबसे हमारा स्टेप क्या था बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेकर जाना था इसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेकर जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ 0 बाकी सभी टर्म्स एक तरफ, तो शिफ्ट करेंगे बेटा 12x² एज इट इज, ये -7x एक कंप्लीट टर्म है 7x, दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का 7x है तो उधर आके +7x, यहां से सभी टर्म इस तरफ आ गई हैं, कोई भी टर्म नहीं बची तो मतलब 0 आएगा यहां पर। तो देखें भाई टर्म्स एक तरफ हो गई हैं, फिर हमने क्या किया था, कॉमन लिया था। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो देखें भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर 12 है, यहां पर 7 है। 7 के फैक्टर कितने हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 7 एक खुद इसका फैक्टर है और एक 1 है, 1 और 7। अब देखें 12 के अंदर 7 आ रहा है बेटा, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 12 के फैक्टर्स कितने हैं, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। लेकिन आपके पास कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा, तो मतलब कोई नंबर तो आपका यहां पर से कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कॉमन आएगा फिर, x देख लेते हैं, x की पावर यहां पर 2 है, यहां पर x की पावर क्या है 1, तो मतलब x दोनों के अंदर मौजूद है, x की पावर 2 x की पावर 1, 2 पावर में से हम 1 पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर जो टर्म होती है वो हमें कॉमन लेनी होती है। अब x एक कॉमन आ गया, 12 कॉमन नहीं आया, वो एज इट इज आ गया। x की पावर 2 थी, 1 पावर बाहर कॉमन आ गई, तो अंदर कितनी पावर बची बेटा 1, प्लस का साइन एज इट इज, 7 बेटा कॉमन नहीं लिया तो 7 एज इट इज। अब x सिंगल था सेकंड टर्म के अंदर, तो हमने वो पूरे का पूरा ही कॉमन ले लिया है। तो मैंने कहा था बेटा, बताया था आप लोगों को, जब पूरा टर्म में जो कॉमन आ जाएगी तो हम उसकी जगह पे क्या प्लेस करेंगे 1। तो x बाहर आ गया तो x की जगह पे क्या आ गया 1। अब x मल्टीप्लाई हो रहा था 7 के साथ, तो 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होके 7 ही आएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा यहां पर। अब देखें अगेन वही कॉन्सेप्ट, दो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई होके 0 आ रहे हैं बेटा, तो आंसर का क्या आएगा कि एक नंबर गया जो वो क्या है 0 है। तो हम क्या करते हैं फिर, दोनों को अलग अलग सेपरेटली 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लिया। अब यहां पर देखें बेटा, इस तरफ एक ही टर्म है x इज इक्वल टू 0, x के साथ कोई और टर्म नहीं है, मतलब x का आंसर यहां पर आ चुका है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर तो हमारे पास नंबर्स हैं, x अकेला नहीं है, सिंगल टर्म नहीं है x, तो हम क्या करेंगे फिर, बाकी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखिएगा जरा बेटा, 12x एज इट इज इक्वल टू, ये +7 नहीं चाहिए, उस तरफ शिफ्ट करेंगे, +7 उधर जाके -7, 12 भी नहीं चाहिए, 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/12। तो ले बेटा x सिंगल टर्म आ गई, जिस तरह यहां पर सिंगल था, तो मतलब दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ये फाइनल आंसर आ गया बेटा। आंसर लिखिएगा बेटा, दो आंसर्स हैं तो सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा। कोशिश करनी है पहले बेटा कि छोटी टर्म लिखिए, ठीक है। तो छोटी टर्म कौन सी है, 0 और माइनस वाली जो टर्म्स होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो पहले माइनस वाली टर्म्स होती हैं, फिर आपके पास 0 वाली टर्म आती है। तो पहले मैं -7/12 लिख रहा हूं, फिर आपके पास क्या लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं। तो बेटा ये क्वेश्चन भी है जो वो सोल्व
हो चुका है। ठीक है बेटा, चलें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उसकी तरफ हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बेटा इन्हीं स्टेप्स पर है जो वो क्वेश्चन सोल्व करने की हमें जरूरत है, बस एक मजीद है जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो हमने ऐड करना है, तो वो देखते हैं जरा सोल्व करते हुए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने मजीद ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, 12q स्क्वायर प्लस 9q, 12q स्क्वायर प्लस 9q इज इक्वल टू 0। बेटा ये है आपका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 आ गया आपके पास। अब इसके अंदर देखिए हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेकर जाना है, अगर पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो फिर तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा सभी टर्म्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ क्या है 0, तो इट मींस हमें इसके ऊपर कोई इजाफी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर डायरेक्ट जो इसमें से कॉमन लेने की ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं जो इस दोनों में इन दोनों टर्म्स के अंदर हैं जो वो मौजूद हैं। तो देखिए जरा बेटा 12 है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहा हूं, आगे है 9। अब 9 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके अंदर 6 या 2 आए, तो मैंने इसलिए 3 के साथ है जो भी इसके फैक्टर्स बनाए हैं, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। इट मींस 12 के अंदर भी 3 है, 9 के अंदर भी 3 है, और यहां पर जो वेरिएबल है q यूज हुआ है, तो q के अंदर भी क्या है, q की पावर 2, और यहां पर q की पावर 1, तो q भी कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लीजिए बेटा। सॉल्यूशन 3q हम दोनों ने, इन दोनों में से हमने क्या किया बेटा, कॉमन ले लिया। क्यों, 3 भी यहां पर है दोनों टर्म्स के अंदर और q भी दोनों टर्म्स के अंदर है, 3q कॉमन आ गया बेटा, बाकी क्या बचा, 12 में से 3 कॉमन, तो क्या बचा बेटा 4, q स्क्वायर में से q की पावर 1 कॉमन आ गई, तो यहां पर क्या बचेगी, q की पावर 1। साथ देखिएगा बेटा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, 9 है बेटा, 9 में से जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा 3। अब q की पावर यहां पर है ही 1 थी, तो वो टोटल बाहर आ गई, तो उसकी जगह पे 1 प्लेस करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 आ जाएगा। तो बेटा अगेन वही स्टेप वही कॉन्सेप्ट, 3q इंटू 4q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब दो मल्टीप्लीकेशन टर्म्स हैं और 0 आंसर आ रहा है, तो मतलब यहां तो 3q 0 है या फिर ये जो 4q प्लस 3 है ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं, 3q इज इक्वल टू 0, 4q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा बेटा q के साथ कोई टर्म भी नहीं होनी चाहिए, ना प्लस हो रही होनी चाहिए ना मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए, क्योंकि हमें q का आंसर चाहिए। तो q इज इक्वल टू 0 ओवर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो q इज इक्वल टू 0। अब देखिए q के साथ बेटा कोई भी टर्म नहीं है, तो ये फाइनल आंसर आ गया इस टर्म का। सेकंड टर्म है जो उसका देखिएगा, इधर बेटा प्लस हो रहा है 3, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उसके साथ साथ ये 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3 ओवर 4। अब ये q भी सिंगल हो गया, ये q भी सिंगल हो गया, दोनों q के दोनों वेरिएबल्स के आंसर आ चुके हैं। तो दो आंसर्स हैं, एक से ज्यादा जब आंसर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो लिखें बेटा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिखते वक्त आपने कोशिश करनी है कि माइनस वाली या फिर आप ये कह लें कि छोटी टर्म आपने पहले लिखनी है बेटा, नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो अच्छे इंप्रेशन जाते हैं एग्जामिनर के ऊपर। तो उम्मीद है बेटा ये तीनों जो क्वेश्चन हमने किए हैं, तीनों पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उम्मीद है कि आप लोगों को इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर बेटा हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी उसने क्या किया हुआ है बेटा कि पेयर्स बनाए हुए हैं, मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ऑलरेडी, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं बेटा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पार्ट 4 है बेटा। 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखें बेटा, पहले सबसे क्या काम होता है, हमने देखना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है या नहीं। तो देखें, सभी टर्म्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। टर्म्स एक तरफ हैं और बाकी जो दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ है वो क्या है? 0 है। देखिएगा बेटा, अब कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेप पे बेटा डायरेक्ट चले जाएंगे। हम कौन से स्टेप पे जाएंगे? थर्ड स्टेप के अंदर कॉमन वगैरह लेकर हम थर्ड स्टेप पर चले जाएंगे। थर्ड स्टेप पर जाएंगे, यहां से भी देखें तो थर्ड स्टेप पर जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या था कि हम देखते थे दो चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता मजीद उनमें से, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई को कॉन्सेप्ट ज़हन में रखते हैं और दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। तो देखें जरा, ब्रैकेट्स का मतलब यही नहीं होता कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हमें जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करें। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसको अलग 0 के इक्वल रखेंगे, इस टर्म को अलग 0 के इक्वल रखेंगे। देखिएगा बेटा, पहले सबसे आप क्वेश्चन नीचे उतारिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ गया बेटा, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलग अलग उन दोनों को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखें जरा, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो देखें 3x वेरिएबल अलग करना है ना बेटा, तो देखते हैं -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो अकेला नहीं हुआ, उसके साथ मजीद क्या है? 3 को भी फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेटा x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो देखें x अकेला हो गया बेटा, मतलब कि ये टर्म है जो वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट की तरफ चलें बेटा। नेक्स्ट की भी वही काम करना है, वेरिएबल को सिंगल करना है, वेरिएबल को अलग करना है हमने, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +1 उधर जाकर -1। अब इसके साथ कोई और मजीद टर्म नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1, छोटी टर्म पहले लिखने की बेटा आपने ट्राई करनी है, और फिर 1/3। माइनस वाली टर्म्स है जो वो छोटी होती हैं, इसलिए हमने माइनस वाली जो टर्म है उसे पहले लिख लिया है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्या करना है, जब भी देखें कि दो मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स और 0 के इक्वल हैं, तो कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट क्या करना है आपने उसको। तो बेटा 4 पार्ट्स हो चुके हैं, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं तो पार्ट नंबर 5 को सोल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा? पार्ट नंबर 6 करवाऊंगा आप लोगों को। वो क्यों? वो बेटा इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर जो 4 किया है हम लोगों ने, टोटल इसी के जैसा है, इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो हम जरूरी नहीं है कि एक अलग कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाएं। वो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फिर क्या करते हैं? पहले 6 को सोल्व करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन को मेथड को देखेंगे वो क्या है, और फिर उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। तो बेटा पार्ट नंबर 6 पहले सोल्व करवा रहा हूं। तो देखते हैं पार्ट नंबर 6 क्या है। 2p + 5 इंटू p + 5, 2p + 5 इंटू p + 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, इसीलिए तो मैं इसे पहले करवा रहा हूं ताकि इसके साथ साथ ही इसी बेसिस पे, उसी स्टेप्स पर ये भी हो जाए। तो देखें जी, डायरेक्ट देखते हैं, दो मल्टीप्लाई टर्म्स होकर 0 आंसर आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा ही है, सभी टर्म्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 0 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई जो हो रही हैं टर्म्स, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो बेटा दोनों को मैंने क्या किया? 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। 2p + 5 इज इक्वल टू 0, p + 5 इज इक्वल टू 0।
तो देखिएगा बेटा, फिर ये जो 2p है इसे हमने p को अलग करना है, अलग करना है, तो +5 उधर जाके -5 हो गया, और यहां पर फिर भी अलग नहीं हुआ हमारा वेरिएबल, तो 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वेरिएबल अलग हो गया बेटा, आंसर आ गया इस टर्म का। सेकंड टर्म को देखते हैं कि सेकंड टर्म हमें क्या कहती है, +5 है, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो देखे फिर ये भी अलग हो गई टर्म, ये भी अलग हो गई, दोनों में वेरिएबल्स अलग-अलग हो गए हैं, सिंगल सिंगल टर्म में आ गए हैं, सेपरेट हो चुके हैं, किसी कोई भी टर्म उनके साथ नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है कि अपना आंसर लिखना है, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -5/2 और साथ में क्या आएगा, 5 आएगा। याद रखिएगा बेटा, कोमा लगाना जरूरी है, अगर आप इसे नहीं प्लेस करेंगे तो वो एक ही आंसर कंसिडर करेगा और आपके आंसर गलत हो जाएंगे। बेटा ये थे आपके 5 पार्ट हमने किए हैं, पहले 4 सीक्वेंस के साथ किए हैं, फिर हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जो पार्ट नंबर 5 है वो एक अलग किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलें अब आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक जल्दी से, फिर हम चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। अब है जी आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि अब जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं बेटा 5, 7 और 8, ये तीनों के तीनों ही हैं जो वो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या होंगे, सोल्व होंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, फैक्टराइजेशन जो मेथड है बेटा ये ऐसा है कि आपने जो गिवन टर्म्स होती हैं उनमें से 3 टर्म्स दी होती हैं उन्होंने, अब कुछ भी ना कॉमन नहीं आ रहा होता, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता, फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उन तीनों को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, जो मिडल टर्म होती है इस तरीके से उसे डिवाइड करते हैं बेटा कि जो आपकी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं जो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, मतलब 3 वैल्यूज कितनी हो जाती हैं, फिर 4 वैल्यूज हो जाती हैं। अब फिर हम उन चारों को 2-2 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आता है, लास्ट 2 में से भी कुछ कॉमन लेकर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू है जो हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे, ताकि जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको फिर इजीली सॉल्व कर सकें। तो क्या है जी हमारा टॉपिक अब, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वैल्यूज को डिवाइड करना है, उनके फैक्टर्स के अंदर करना है आपने, और उनको डिवाइड करके हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बहुत अच्छी बेटा एग्जाम्पल है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड के लिहाज से। देखिएगा जरा, पहली 2 टर्म्स में तो कॉमन आ रहा है, x है कॉमन आ सकता है, लेकिन थर्ड टर्म है जो उसके अंदर x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है जो थर्ड के अंदर ऑक्युपाई हो रही हो। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन हम वो चीज लेते हैं जो सभी टर्म्स के अंदर हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 2 में से हम फॉर एग्जांपल कॉमन ले भी लेंगे तो थर्ड टर्म का क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से तो आप कॉमन नहीं ले सकते, तो उसे किस तरह से सोल्व करेंगे वो हमें अपने आंसर की तरफ नहीं लेकर जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं बेटा, यहां पर देखिएगा, इस जो मिडल वाली टर्म है इसे हमने डिवाइड करना है, इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 2 पार्ट्स में से कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट जो टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि इसके हम 2 पार्ट्स कर देंगे, तो पहली 2 में से बेटा कुछ कॉमन ले लेंगे और फिर लास्ट 2 में से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो फैक्टराइजेशन है क्या, ये आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं बेटा। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस हमें करना किस तरह है। बेटा कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, ये याद रखने हैं आपने, और ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है बेटा ये इंतहाई आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 1 होगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, गिवन इक्वेशन की। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए हमने यहां पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ पहले लेकर गए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ, और यहां पर ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में थे तो हमने फिर इन्हें चेंज नहीं किया, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास बेटा, आपने क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेटा हमने ए बी सी को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और बताया भी था कि नेक्स्ट हमने यूज करना है, तो यहां पर वो यूज हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, पहली टर्म नहीं कह रहा हूं, लास्ट टर्म नहीं कह रहा हूं, मिडिल वाली टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म को ए कहते हैं। तो ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उस वैल्यू के साथ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब सी वाली टर्म। तो a मल्टीप्लाई बाय सी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब जो इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, मैं उसे बेटा यहां पर p का नेम दे देता हूं। किसका नेम बेटा, p का नेम दे रहा हूं। अब इस p के, अब उस आंसर के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा p वाला, और अगर उन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस करेंगे तो b वाला आंसर आएगा। मिडल वैल्यू आएगी, प्लस या माइनस लिख देता हूं मैं यहां पर, प्लस या माइनस करेंगे। प्लस करवाकर भी बाज़ औक़ात हम आंसर लाएंगे, माइनस करवाकर भी बाज़ औक़ात हम क्या करेंगे, आंसर लेकर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि प्लस कहां पर आएगा, माइनस कहां पर आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि बेटा उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए वापस हमारा a मल्टीप्लाई बाय सी का, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो b वाली टर्म आनी चाहिए, b वाली टर्म आनी चाहिए। फिर आ जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 4। लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम a और c को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आ रहा है हमारे पास 18। कितना आ रहा है जी, फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 18, ठीक है बेटा। अब 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, 18 के क्या करने हैं हम लोगों ने, फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन उससे पहले b वाली टर्म भी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि आंसर क्या आए, b वाला। तो हम लेट कर लेते हैं, ये b की जगह हमारे पास 11 है, x एज इट इज, ये b की जगह पे क्या है, 11 है। तो देखिएगा जरा बेटा, 18 की करो प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरह आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी से कहते हैं, तो आपने बाज़ औक़ात जो वो सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा जरा, 18 है, डिवाइड करो 2 के साथ स्टार्ट करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बेटा होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखें जरा, अब इन तीनों के ये फैक्टर्स निकले हैं 3 3 और 2। अब इन तीनों के हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करने हैं जी, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आए, 18 आए, क्योंकि p क्या है हमारे पास 18 है और b क्या है 11 है। तो देखें जरा, इन फैक्टर्स में बेटा जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसी भी दो फैक्टर्स को, एक फैक्टर को बाकी फैक्टर्स के साथ, हमेशा आंसर 18 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 18 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में से अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ये 3 3 2 हैं जो ये इसमें से निकले हैं, तो जब हम इनको जोड़ेंगे किसी भी तरीके से आप इन्हें कंबाइन कर लीजिए, वही टर्म बनेगी, अपनी ओरिजिनल टर्म की तरफ वापस चले जाएंगे। तो यहां पर ख्याल किस चीज का रखना है, ख्याल इस चीज का रखना है हम लोगों ने कि जो फैक्टर्स हम बना रहे हैं उनका जो आंसर है वो 11 आना चाहिए। कब, जब हम उन वैल्यूज को प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखें जरा, अब 3 2 जा 6 और ये 3 अलग कर लेते हैं, तो 3 + 2 सॉरी 3 2 जा 6
प्लस कौन सा फैक्टर बचा, 3, कोई और टर्म नहीं है, प्लस 3 कर दो तो 9, 3 माइनस 3 कर दो तो बेटा 3 आएगा अगेन। तो ये तो 11 किसी भी सूरत में नहीं आ रहा, यहां पर 9 बन रहा है, यहां पर 3 बन रहा है, तो मतलब ये फैक्टर्स दुरुस्त नहीं है। फैक्टर्स को चेंज कर लेते हैं फिर बेटा। 3 3 जा 9, अलग पेयर बना रहा हूं बेटा, 3 3 जा 9 प्लस 2 एक सिंगल टर्म बच गई तो 11 आ गया बेटा। देख लें फिर, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। क्लियर है बेटा। देख लें फिर क्या फैक्टर्स आए, 9 और 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। वो जो मैंने और माइनस लिखा हुआ था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्लस करके हमारा काम बन रहा है, हम प्लस करवा देंगे वैल्यू को। क्लियर है बेटा। चलें, अब मैंने कहा था ये प्लस करना है या माइनस करना है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए जरा, आपने देखना है कि बी वाली जो वैल्यू है उसके साथ क्या है, ठीक है, सॉरी सी वाली वैल्यू के साथ क्या है, सी वाली वैल्यू के साथ क्या है, जो साइन सी वाली वैल्यू के साथ होगा, प्लस है तो हमें फैक्टर्स को प्लस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो हमें फैक्टर्स को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। हम जो 3 क्वेश्चंस बाकी करेंगे उनके अंदर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा कि प्लस की जगह पे प्लस करना पड़ेगा, माइनस की जगह पे माइनस करवाना पड़ेगा अपने दोनों फैक्टर्स को। यह बात बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके थ्रू आपके जो होंगे क्वेश्चंस वो इजी हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये टोटल था हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है बेटा साइन का, कि साइन कौन से यूज करने हैं। शायद है, अब इनको प्लस करेंगे तो एक टर्म आ गई ना 11, तो अब बी वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगाएंगे, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के अंदर जाकर सोल्व करते वक्त देखेंगे। यहां पर यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम उसी जगह पे जाकर देखेंगे जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलें, ये थी बेटा फैक्टराइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेप नंबर 2 फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आया उसको ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आना चाहिए पी वाला, और जब हम उनको ऐड करें दोनों फैक्टर्स को, ऐड या माइनस करें तो याद रखना है कि बी वाली टर्म बननी चाहिए, ठीक है बेटा। अब बी वाली टर्म क्यों बननी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि हमने बी को डिवाइड करना है ताकि हम चारों की चारों जो टर्म्स बनेगी फिर हमारे पास बी को डिवाइड करने के बाद उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सके, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टर्स की एग्जांपल्स देख ली कि किस तरह फैक्टर्स बनाने हैं। एक नंबर ले लिया, उसके फैक्टर्स बना लिए, बी वाली टर्म को हमने कंसीडर कर लिया। फिर हमने कहा कि हमने साइंस का ख्याल रखना है कि साइन कौन से लगाने हैं, वो हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं प्लस करने हैं या माइनस करने हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ये लास्ट टर्म के साथ जो साइन होता है। इस साइन से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के बाद हम चलेंगे अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले बेटा मैं दिखा देता हूं आपको मैं कौन सा पार्ट करवा रहा हूं और क्यों करवा रहा हूं। ये भी फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व होगा, ये भी फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व होगा, ये भी फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सोल्व होगा। इसके अंदर बेटा पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इस पे कोई इजाफी जो स्टेप है वो परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट हमने फैक्टराइजेशन की प्रोसेस को देखना है। तो इसलिए मैं पहले पार्ट नंबर 8 करवा रहा हूं ताकि ये जो हमने काम किए हैं, ये जो स्टेप्स आपको बताए हैं, ये क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको ज़हन में रखें, इसको परफॉर्म करते हैं। एलसीएम वगैरह जो प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है बेटा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देख लें बेटा जरा, क्वेश्चन को लिखिए। पार्ट नंबर 8 है, क्या है, 4x²
प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है बेटा पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ मैंने एक कल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए बेटा? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, चलें भाई इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? a मल्टीप्लाई बाय सी। a मल्टीप्लाई बाय सी, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो c होती है। ये आपका रफ वर्क है बेटा, इसे आपने क्वेश्चंस का पार्ट नहीं समझना। ये आपने लिखना तो अपनी एग्जामिनेशन जो शीट है, पेपर शीट है, उसके ऊपर ही है, आंसर बुक के ऊपर ही लिखना है, लेकिन साथ में हेडिंग दे देनी है रफ वर्क। क्या हेडिंग दे देनी है बेटा? RW रफ वर्क। ठीक है बेटा, चले भाई ए और सी को मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ए और सी क्या है? ए है हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म, सी है जो वो क्या है 9। तो बेटा मल्टीप्लाई करवा दिया 4 और 9 को। क्लियर है बेटा? और अब देखिएगा जरा 4 9 जा क्या होता है बेटा? 36। 4 9 जा 36। ए और सी को मल्टीप्लाई करवा लिया, आंसर आ गया 36। 36 कर लिया, आंसर आ गया। स्टेप नंबर 3, अब उस प्रोडक्ट के, उस आंसर के दो फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करने हैं? दो फैक्टर्स बनाने हैं। और फैक्टर किस तरह के होने चाहिए? इस तरह के होने चाहिए कि प्लस या माइनस करे तो 16 आए। प्लस या माइनस करे तो 16 आए। देखिएगा जरा बेटा 36 को मैं फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, इसके फैक्टर्स बना लेता हूं पहले। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा बेटा, 1 आगे चला गया। 16, 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फैक्टर्स के अंदर मैं कन्वर्ट कर चुका हूं इसे। अब क्या करना है? अब इसके ऐसे ग्रुपिंग करनी है, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने कितने फैक्टर्स बनाए हैं? 1 2 3 4। अब हमने क्योंकि कहा था कि हमने जो मिडल वाली वैल्यू है से दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है, तो हम दो में ही करेंगे। क्या करेंगे बेटा? दो में डिवाइड करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किस तरह करनी है कि प्लस माइनस करें तो 16 आए। क्या करें? प्लस माइनस करें तो 16 आए। देखिएगा जरा बेटा 3 3 जा 9, 9 3 सॉरी 9 2 जा 18, 18 और बचा क्या बेटा? ये तीन वैल्यूज का मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो बाकी कौन सी वैल्यू बची है? 2। अब दो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं 18 और 2। देखते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं। दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए ना। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 36। ये पहली कंडीशन पूरी हो गई बेटा। फिर क्या है कि दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करे तो हमारी बी वाली वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही है बेटा। साथ देखिएगा जरा, मैंने कहा था कि प्लस या माइनस कब करवाना है, प्लस क्यों करवाना है, कब करवाना है, माइनस कब करवाना है, इसका कॉन्सेप्ट हम लेंगे सी के स्टार्ट वाली टर्म से। ऐसे ही है। तो सी के स्टार्ट में, लास्ट टर्म के स्टार्ट में, कांस्टेंट के स्टार्ट में कौन सी साइन है बेटा? माइनस की साइन है। मतलब हमने जब दो वैल्यूज को माइनस करना है तब आपका आंसर आएगा। तब क्या आएगा? आंसर आएगा। तो देखिए जरा 18 को माइनस कर दूं मैं अगर 2 से, दो फैक्टर्स को माइनस किया, क्यों? क्योंकि ये सी वाली टर्म कह रही है मेरे साथ माइनस का साइन है, इसलिए इसके साथ भी माइनस का प्रोसेस परफॉर्म करो। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? 16। देखो जरा बी वाली टर्म आ नहीं गई 16। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने कहा था ये जो फोर्थ स्टेप है वो है साइन वाला। कौन सा है बेटा? साइन वाला। वो देख लेते हैं
बेटा साइन है ना जो सी के साथ, सॉरी बी के साथ, वो है प्लस का, किसका, प्लस का। तो हमें 16 के साथ क्या चाहिए, प्लस। अब माइनस इस तरह भी हो सकता था, 2 माइनस 18 करते फिर भी 16 आता, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। तो इस प्रोसेस में याद रखना है, जो आपको आंसर चाहिए अपने बी वाली वैल्यू के साथ साइन चाहिए, सॉरी जो साइन हमें चाहिए अपनी टर्म के साथ, अपने आंसर के साथ, बी वाली वैल्यू के साथ, वो याद रखना है आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लेस करना है। वो किसके साथ प्लेस करना है बेटा, बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू के साथ जब मैंने प्लस का साइन प्लेस किया, लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए था। तो जब बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस लगाया तो मेरा आंसर भी प्लस के अंदर आया। जब मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया तो मेरा आंसर माइनस के अंदर आया। तो मतलब जो हमें साइन चाहिए होगा वो हम अपनी बड़ी वैल्यू के साथ यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? चलें भाई, साइन का फंडा भी क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं बेटा। तो चले नेक्स्ट जो हमारे पास काम है, जो प्रोसेस है, वो है अब इन टर्म्स को यहां पर पुट करना। ठीक है बेटा? पुट करते वक्त ना तो फर्स्ट टर्म को बेटा छेड़ना है, ना सेकंड टर्म को चेंज करना है, ना उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है। करना क्या है, ये जो प्लस या माइनस करके हमने दो फैक्टर्स निकाले होंगे बेटा, उनको पुट करना है किस जगह पर, बी वाली जगह पर। लास्ट जो आंसर आएगा उसे पुट करना है बी वाली टर्म पर। 4x स्क्वायर एज इट इज आएगा, याद रखिएगा बेटा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये वाली दो टर्म्स आएंगी। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, प्लस 18x और माइनस 2x। फैक्टर्स यहां से उठाने हैं, वेरिएबल यहां से देखकर दोनों के साथ लगाना है। क्या करना है, दोनों के साथ लगाना है। वेरिएबल अगर नहीं लगाएंगे तो बी वाली टर्म नहीं बनेगी। अगर एक टर्म के साथ वेरिएबल लगा दोगे, फॉर एग्जांपल 18 के साथ, तो फिर 2 और 18x सेम नहीं रहेंगे, फिर भी सोल्व नहीं होगा। और ये जो -9 है ये भी एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये 4 टर्म्स नहीं बन गई, 4 वैल्यूज नहीं हो गई। अब हम पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसके फैक्टर्स बनाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया बेटा। अब 18 के फैक्टर्स बनाओ, ऐसे फैक्टर्स जिसके अंदर 2 आता हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, दोनों में क्या कॉमन है, 2, साथ में क्या कॉमन है, x, तो 2x कॉमन आ रहा है, ले लो 2x कॉमन। 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 बाहर कॉमन तो 2 आ गया। x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x बच गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। 18 में से 2 कॉमन आया तो 9 बच गया। ये x बाहर कॉमन आ गया तो ये टर्म कंप्लीट हो गई। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है बेटा -2x और -9। यहां पर आप क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 है, 9 में 2 कभी भी नहीं आता बेटा, x है, x भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बेटा, 1 कॉमन लिया तो -2x और -9 आ गया। बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज आएंगी क्योंकि 1 कॉमन लिया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक मजीद कॉन्सेप्ट कि आपने याद रखना है, ये मैंने अभी साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया मैं आपको बताता हूं। जब इस प्रोसेस पे, इस स्टेप में आप आ जाए ना, तो आपने यहां पे देखना है ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। साइन भी सेम, वेरिएबल भी सेम, टर्म्स भी सेम और पोजीशन भी सेम, आगे पीछे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा? तो देखे ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की वैल्यूज है। ये दोनों क्या है, माइनस की हैं। हमें किसकी चाहिए, प्लस की। तो माइनस भी बाहर कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस भी बाहर कॉमन ले लो। तो लो भाई, मैंने माइनस को भी बाहर कॉमन ले लिया और ये जो 2 है ये भी प्लस का हो गया और वो जो 9 है ये भी क्या हो गया बेटा, प्लस का हो गया। क्लियर है बेटा? चले भाई, ये मैं आपको ऊपर से रेस कर देता हूं, ये आपके समझाने के लिए था, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, तो इसलिए फिर मैं इसे क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है बेटा? ये जो 4 × 6 है
इसे भी यहां से इरेज कर दूंगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर रहे। बेटा आप देखो, अब है ये माइनस, मैंने कहा था जब माइनस या प्लस आ जाए तो टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं। ये कंप्लीट टर्म, ये माइनस, फिर ये कंप्लीट टर्म, ऐसे ही है बेटा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2x प्लस 9 है और 2x प्लस 9 है, ब्रैकेट्स वाली टर्म हमेशा सेम आएंगी, ये याद रखना है, हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो जो सेम आ रही है वैल्यूज इन दोनों में, वो कॉमन ले सकते हैं, हम लोग जानते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। किसे बेटा, 2x प्लस 9 ब्रैकेट वाली टर्म को कॉमन ले लिया। क्या किया, कॉमन ले लिया। ये टर्म तो बाहर आ गई, तो बचा क्या, 2x। यहां से ये टर्म बाहर आ गई, बचा क्या, -1 इज इक्वल टू 0। फिर वो बेटा सेम यहां पर आ जाएं, यहां पर आ जाएं, दो टर्म्स हैं, दो ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लाई होके 0 है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए, प्लस 9 उधर जाके -9 आ गया, अभी भी x अकेला नहीं हुआ, 2 नहीं चाहिए, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x अकेला हो गया बेटा, सेपरेट हो गया सभी वैल्यू से, तो आंसर आ गया। सेकंड टर्म देखिए, वही काम, हमें -1 नहीं चाहिए, -1 उधर जाके +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, ये भी x सेपरेट, ये भी x सेपरेट हो गया। क्या लिखना, फिर आंसर लिखना है। आंसर क्या होता है हमारा, सोल्यूशन सेट के अंदर होता है, पहले छोटी टर्म लिख रहा हूं, फिर बड़ी टर्म लिख रहा हूं। ये लें बेटा, सोल्यूशन सेट आ गया। फैक्टराइजेशन कितने स्टेप्स की है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठे स्टेप पर आपका आंसर का स्टेप होगा। ये है हमारी बेटा फैक्टराइजेशन, जैसे हमने पहाड़ बनाया हुआ होता है, ठीक है। बस ये चीजें याद रखनी है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर फैक्टर्स और फिर आंसर, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा काम है, आप लोगों ने याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेप्स देखिएगा बेटा, 1 2 3 4 5, छठे स्टेप आपके आंसर का स्टेप है, छठा स्टेप है जो आपके आंसर का स्टेप है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट को पहले मैं दोबारा बता रहा हूं, इसलिए करवाया क्योंकि सिर्फ फैक्टराइजेशन का काम करना था और कोई काम नहीं था करना बेटा, ठीक है। अब हम इससे एक स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ज्यादा इससे कॉम्प्लेक्स है, तो ये लास्ट में करेंगे, ठीक है बेटा। फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, कर तो सारे रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को यहां से बेटा मजीद आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है बेटा। इस कॉन्सेप्ट के बाद, इस सवाल के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, उसके अंदर क्या करना है, एक स्टेप इजाफी है, बाकी सभी ये ही स्टेप्स हैं, ठीक है। वो इजाफी कौन सा स्टेप है वो देख लेते हैं। -3p², क्वेश्चन नंबर 7 बेटा करवा रहा हूं आपको, -3p² + 27p और -54 इज इक्वल टू 0। सेम स्टेप्स पे बेटा ये सवाल करना है हम लोगों ने, ठीक है। बस दो स्टेप्स हैं जो वो एक्स्ट्रा होंगे उसके अंदर, वो कौन कौन से हैं वो यहीं से हम देखते हैं। पहला स्टेप हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके अंदर तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो इसलिए हमने फिर उसे चेंज नहीं किया। लेकिन अब यहां पर देखें तो हमने कहा था कि स्केयर के जो साथ वाली वैल्यू है या स्केयर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस की होनी चाहिए, ये तो माइनस की है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा। तो इसे प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि माइनस यहां से खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। अब उसके साथ साथ देखें, 3 1 जा 3, 3 9 जा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 27, और 3 18 जा क्या आएगा आपके पास 54। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हम यहां से कॉमन ले लेंगे, 3 को क्या कर लेंगे बेटा कॉमन ले लेंगे। तो 3 को भी मैंने यहां से क्या कर लिया बेटा कॉमन ले लिया। देखें जरा बेटा, माइनस भी बाहर कॉमन,
3 भी बाहर कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास p स्क्वायर प्लस यहां से बेटा 27 में से 3 कॉमन, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 27, तो 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 9, साथ में p। अब ये क्या ठीक लिखा है मैंने? नहीं। क्यों बेटा? ये माइनस जब कॉमन लिया तो सभी टर्म्स का साइन चेंज होगा। क्या होगा? सभी टर्म्स का साइन चेंज होगा, तो इसलिए यहां पर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस का था तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। अब ये 54 है, तो 54 में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो आंसर आता है 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब आगे देखिएगा कि अगर हम इस -3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ डिवाइड होगा ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये जो सवाल है बेटा, सेम आपका कौन सा सवाल बन गया बेटा? ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, उससे ये ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 टर्म्स नहीं है ए और सी वाली, बल्कि ए जो यहां पे नहीं है, तो इट मींस के 1 होगा। ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा जरा, हम यहां पर क्या करते हैं कि p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सेम स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? a और c को मल्टीप्लाई करवाना है ना। a यहां पर नहीं है तो मतलब 1 होगा। ठीक है बेटा। और ये 18 है, तो 18 1 जा 18 आ गया, 18 1 जा 18 आ गया। ये जो c वाली टर्म थी, सेकंड स्टेप था, a और c को मल्टीप्लाई करवाने वाला, वो करवा दिया। आंसर क्या आया? 18 आया। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम पहले कर चुके हैं, अगेन करते हैं। 18 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 18 को मैंने चेंज कर लिया बेटा। ठीक है। अब देखिएगा जरा, 3 2 जा 6 और फिर क्या बचा? 3 6 3 जा 18, और अगर आप 6 प्लस 3 कर लें क्या हो जाएगा? 9। तो देखिए जरा, मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 18। अब इन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करवाना होता है, तो मैंने यहां से देखा कि सी के साथ था प्लस, तो प्लस करवाया और आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। क्या आ गया बेटा? 9, जो कि बी वाली टर्म थी। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म को यू लिख देंगे। क्या करेंगे बेटा? यू लिख देंगे। लेकिन अब याद रखना है, साइन का था चौथा स्टेप। चौथा स्टेप कौन सा था बेटा? साइन के हम लोगों ने साइन कौन सा यूज करना है? अब साइन वो यूज करना है हम लोगों ने बेटा जो इन दो इसके साथ है, बी वाली वैल्यू के साथ है। अब बी वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। तो अब क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी, वैल्यूज तब ऐड होती हैं जब दोनों के साथ या तो प्लस हो या दोनों के साथ माइनस हो। अब इसके साथ साथ हमने फिर ये भी बात देखी थी कि साइन फिर लास्ट पे जो आंसर आएगा, प्लस तो कर ली, अब साइन कौन सा आएगा? वही जो इन दोनों के साथ है। हमें चाहिए बी के साथ माइनस, तो 6 और 3 को प्लस करके ही 9 आएगा, माइनस करके 9 नहीं आएगा। ये बात भी क्लियर है, ऐसे ही है। तो फिर किस तरह प्लस करेंगे? प्लस के साइन के साथ कर रहे हैं तो ये तो +9 आ रहा है, हमें चाहिए -9। हम इन दोनों के साथ माइनस प्लेस करेंगे। -3 -6 इज इक्वल टू -9। क्या किया हम लोगों ने? इन दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें बी वाली जो टर्म है उसके साथ क्या चाहिए? माइनस वाली टर्म चाहिए। तो देखिए जरा बेटा, फिर p स्क्वायर एज इट इज -6p -3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स लिख भी दिए, साइन भी क्लियर कर लिया कि माइनस किस तरह आ रहा है, और हमने साथ साथ इसके जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट कर दिया।
कॉमन ले लो बेटा, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। फर्स्ट टू वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है? जस्ट p कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पे p स्क्वायर है, यहां पर p है। 6 यहां पर तो है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो 6 का फैक्टर बनती हो या 6 खुद हो। p कॉमन आ गया, p स्क्वायर में से जब p कॉमन लेंगे तो एक p बचा, -6 एज इट इज, -6 एज इट इज आ गया बेटा। साथ में क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ गया। अब यहां से क्या लेंगे? यहां से बेटा 3 आ रहा है और 18 आ रहा है, तो 6 3 जा 18 होता है, तो मतलब 3 दोनों के अंदर है। 3 बाहर आ गया, क्या बचा? p प्लस 18, 18 में से बेटा 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 6 इज इक्वल टू 0। p -6 और यहां पर -p, p -6 क्यों? क्योंकि देखो माइनस का बाहर कॉमन लिया ना, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो गए। ये p था माइनस का, तो ये भी प्लस का हो गया। अब ये जो 18 है ये था प्लस का, माइनस बाहर कॉमन आने से उसका भी साइन चेंज होगा, तो वो किस में चला गया? माइनस के अंदर। देखे जरा बेटा, ब्रैकेट्स दोनों सेम है, p -6 p -6। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में से एक ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट को कॉमन लेंगे बेटा, सॉरी। अब p -6 कॉमन आ गई पूरी ब्रैकेट, तो बचा गया p। यहां से भी टोटल टर्म p -6 कॉमन आ गई, तो बचा क्या? -3 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0। तो अब इसका जो बाकी पार्ट है वो बेटा ऊपर कर रहा हूं आपके पास। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है? 0। तो देखिएगा जरा, p -6 इज इक्वल टू 0 और p -3 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करवा के अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया। देखिए जरा बेटा, p चाहिए ना, p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 3। इधर टर्म माइनस हो रही है, इधर आके प्लस, इधर माइनस हो रही है, इधर आके प्लस, दोनों ही अलग अलग हो चुकी हैं। तो क्या कर देंगे? सोल्यूशन सेट लिख देंगे। कोशिश करनी है कि छोटी टर्म पहले लिखें। सोल्यूशन सेट के अंदर क्या आ गया बेटा? 3 और 6 आंसर आ गया बेटा। टोटल कंप्लीट से सोल्व कर दिया। अगेन देखते हैं कितने बार स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, छठा 7वें स्टेप पे बेटा इसका आंसर आया है। यही है बेटा 5 से 6 स्टेप्स की आपकी फैक्टराइजेशन। चलें बेटा, जो लास्ट अब हमारे पास पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 5। 8 कर चुके हैं, 7 अभी किया है, अब लास्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। ये है बेटा आपके पास x ओवर x -6 और इसके साथ है जी x ओवर x -6 इज इक्वल टू x -7 ओवर 3x -5। ये है बेटा आपका पार्ट नंबर 5। अब इसे सोल्व करना है, तो इसे मैंने पहले सोल्व क्यों नहीं था करवाया, आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि अब इसके अंदर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करने से पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, अगर फैक्टराइजेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू बेटा, तो 99% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ये देखें जरा, जो पहले हमने 4 से 5 पार्ट किए थे, 4 पार्ट किए हैं, ठीक है, उसके अंदर तो वो सिंपल जस्ट कॉमन लेना है, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स 0 के इक्वल रखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब फैक्टराइजेशन के लिए आ जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 5। अब 7 और 8 है जो, ये तो इजीली हैं, ठीक है, बचता कौन सा है फिर? पार्ट नंबर 8। ये है जो वो सबसे मुश्किल फैक्टराइजेशन का है जो क्वेश्चन है। कि मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपने स्टेप्स 2 ज्यादा करने होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। ठीक है बेटा, एलसीएम है जो वो पहले हम ले चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो पार्ट नंबर कौन सा बेटा? 5 है। देखिएगा बेटा, अब यहां से मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं इसका। पहला काम क्या होगा इसका? एलसीएम। लेकिन यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल की दूसरी साइड पर है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। x मल्टीप्लाई बाय 3x -5 इज इक्वल टू x -7 इंटू x -6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
एरोस लगा रहा हूं बेटा आप लोगों की आसानी के लिए। इस तरह से हम इन्हें को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 5x। अब x के साथ साइन प्लस का, 5 के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू, दो टर्म्स हैं तो दोनों को क्या करवाएंगे, फिर ब्रैकेट्स हैं दो, तो एक टर्म को लेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म को लेंगे और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6x, साइन x के साथ प्लस का है 6 के साथ माइनस का है, तो क्या आएगा, -6x आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x, 7 के साथ माइनस, x के साथ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 6 42, 7 के साथ भी माइनस, 6 के साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ले बेटा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, ब्रैकेट खत्म हो चुकी हैं। जस्ट इसे अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा जरा बेटा, अब इस तरफ तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरफ तो सिंगल पहले टर्म्स है जो पहले सिंगल हैं। यहां पर देखिएगा ये है दोनों एक जैसी टर्म्स, x और x दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस होंगे। 6 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 13x। ठीक है बेटा, अब साइन कौन सा आएगा इन दोनों के साथ, साइन देख लेते हैं। दोनों के साथ जो साइन होता है वो आता है, दोनों के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ गया, लास्ट में +42 एज इट इज। तो देखिए बेटा अब क्या करना है हम लोगों ने, अब ये काम करना है कि ये जो टर्म्स हैं इन्हें इस तरफ लेकर आएंगे। अब करेंगे क्या फिर हम लोग ये करते हैं बेटा कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को देखेंगे कि बड़ी टर्म कौन सी है। पावर तो सेम हो गई है लेकिन हमने देखना है कोफिशिएंट किसका बड़ा है। जिसका कोफिशिएंट बेटा बड़ा होगा हम उसकी तरफ जो दूसरी टर्म होगी उसे मूव करवाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, तो ऑब्वियसली 3 है जो वो बड़ी टर्म है, तो हम इस वाली टर्म्स को इस साइड है जो इक्वल के साइन के उसे उन्हें इस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो बेटा ये 3x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर, ये -5x अपनी जगह पे एज इट इज, ये -13x इधर आकर क्या हो जाएगा, +13x, और ये +42 इक्वल किस तरफ आएगा, तो -42 इज इक्वल टू 0। तो चले बेटा ये स्टेप भी क्लियर हो गया है। अब हमने क्या करना है, सेम टर्म्स को सोल्व करना है। x स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये 2x स्क्वायर, 3 - 1 2 आ गया, -5x + 13x, साइन चेंज हो गए तो वैल्यूज क्या होंगी बेटा, माइनस होंगी, तो 8x, साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा। बड़ी वैल्यू क्या है, 13, तो 13 के साथ क्योंकि प्लस का साइन है तो हम यहां पर कौन सा साइन लगाएंगे बेटा, प्लस का साइन लगा देते हैं। ये -42 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो उसे एज इट इज लिख दिया। अब बेटा अगेन एक और अपने क्वेश्चन को मजीद जरा आसान करने के लिए क्या करते हैं, 2 4 × 2, मतलब 8 में भी इसका फैक्टर है, यहां पर भी इसका फैक्टर है, और यहां पर 2 × 21, ठीक है, तो यहां पर भी इसका फैक्टर बन गया, तो मतलब 2 सभी के अंदर है। तो 2 फिर हम क्या करते हैं, इस टोटल में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2 बाहर आ गया तो x स्क्वायर, 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4, साथ में x एज इट इज, माइनस का साइन है माइनस का आ जाएगा, 42 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 21 इज इक्वल टू 0। 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस -21 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन देखिएगा बेटा इसकी, अब ये है 21 और यहां पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाली टर्म का वो है बेटा 1, तो 21 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन, 7 3 21, ठीक है। अब उनके तो फैक्टर्स नहीं ना बन रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 7 या 7 3। अब देखें फैक्टर्स बने हैं 2, 7 × 3 इज इक्वल टू
21। अब हम देखते हैं क्या ये से प्लस माइनस करके स्टेप नंबर जब हम लोग थर्ड परफॉर्म कर रहे हैं तो देखते हैं प्लस माइनस करके हमारी बी वाली टर्म आएगी या नहीं। बी वाली टर्म कौन सी है बेटा, आपके पास 4 है, तो बी वाली टर्म देख लेते हैं। 7 माइनस 3 करते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा। देखें जरा 4 किधर आ रहा है, बी वाली टर्म आ रही है। तो देखें जरा माइनस मैंने किया है, ये डायरेक्टली मैंने माइनस क्यों लगा दिया है, क्योंकि सी वाली टर्म मैंने देखी, जो सी वाली टर्म थी उसके साथ माइनस था। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका मजीद कि जब जो साइन सी वाली टर्म के साथ होगा वही साइन हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर लगाना है, जिससे हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो दो फैक्टर्स बन गए बेटा 7 और 3। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 7 और 3 अपनी जगह पे प्लेस किए हैं बेटा, और ये जो माइनस 21 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। बी वाली टर्म याद रखना, उसकी जगह पे फैक्टर्स पुट करने हैं, ए और सी वाली टर्म को हम नहीं चेंज करेंगे। देखिए जरा फिर फर्स्ट 2 टर्म में से हम लोग अब कुछ कॉमन ले लेते हैं बेटा, और फिर लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट x, क्योंकि 7 नहीं है इसके अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक x जब कॉमन आ गया तो क्या बचा यहां पर आपके पास, सिंगल x बच जाएगा। तो x प्लस x यहां से कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 माइनस 3 बेटा मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि हमें अंदर दोनों टर्म्स प्लस की चाहिए ना ब्रैकेट सेम करने के लिए, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और साथ में 3 कॉमन लिया क्योंकि 3 दोनों के अंदर है। तो माइनस 3 बाहर आया, माइनस बाहर अंदर प्लस, 3 बाहर तो अंदर x, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं। 21, अब 7 3 का क्या होता है 21, 3 तो मैं बाहर कॉमन ले चुका हूं, तो क्या बचा फिर 7 बचा, और मैंने 7 यहां पर क्या किया बेटा, प्लेस कर दिया। अब ब्रैकेट्स को अगेन बेटा मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेता हूं, ये वाली ब्रैकेट बाहर आ गई तो बचा x, ये वाली ब्रैकेट बाहर कॉमन आ गई है तो क्या बचा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसका बाकी पार्ट है जो मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूं बेटा। अब हम जानते हैं कि दो मल्टीपल हो रही हैं चीजें, क्वांटिटीज, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेता हूं। x प्लस 7 भी इक्वल 0, x माइनस 3 भी इक्वल टू 0 कर दिया बेटा मैंने। अब मजीद देखिएगा जरा, 7 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा -7, x को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा +3, सॉरी 3 को शिफ्ट करूंगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया बेटा, -7 और 3। तो लें बेटा ये क्वेश्चन में जो आपका सोल्व हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेथड हैं, उनको सॉल्व करने का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, पहले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6, ये जो 6 क्वेश्चन है बेटा, ये 9th की बेस पे हमने सॉल्व किए हैं। 9th क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। फिर हमने क्या किया, 7, 8 और 5, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, इन तीनों को हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया बेटा। क्लियर है बेटा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा बेटे, वो होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। ठीक है, जिस तरह बेटा आज के जो फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर करवाया है, कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।